क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? ध्यान नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ आपको? दब गई क्या? पुलिस वाले गलती है। क्या हुआ बताएंगे कुछ? सब प्रशासन की देन है। क्या हुआ? बोलिए कुछ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको, बताएंगे कुछ? क्या हुआ आपके साथ में, क्या परेशानी है, कुछ बताएंगे? परेशानी कुछ नहीं, क्या खाली हवाई इतना व्यवस्था कह रहे हैं कि भीड़। मेडिकल बुलाइए, मेडिकल बुलाइए। मुंह में फूकिए। अरे यार मेडिकल लाओ। अरे मेडिकल है बुलाओ यार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ से एक विचलित करने वाला तस्वीर वायरल हो रहा है। उस तस्वीर को आप गौर से देखिए। उस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि मौनी अमावस्या के पूर्व रात के 2 बजे जो भगदड़ हुआ था, उस भगदड़ में बहुत सारे लोग घायल हुए और बहुतों की वहां पे मौत हो गई। हालांकि बात की आधिकारिक पुष्टि हो रही है कि वहां मरने वाले की संख्या 30 से 40 के ही करीब है, लेकिन ये एक फेक आंकड़ा बताया जा रहा है सरकार की ओर से या फिर प्रयागराज पुलिस की ओर से। उस आंकड़े को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मरने वाले की तादाद और बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति बनी है कि कब उनके प्राण पखेरु उड़ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। साफ साफ देख सकते हैं कि जब भगदड़ हुआ, भगदड़ के बाद स्थिति यह हो गई थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग निकल गए वो तो निकल गए, जो छूट गए वो तो छूट गए, जो गिर गए वो गिरे ही रह गए। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई, उनको इस बात का आभास नहीं रहा कि हमें उठना है। उनको इतना तक का भी मौका नहीं मिला। अगर कोई इंसान वहां पे उस भीड़ में गिरा हुआ है, दबा हुआ है, तो उठने तक का भी हिम्मत नहीं था। यहां तक कि वो अपना हाथ और पांव भी नहीं उठा पा रहा था। वैसी भी स्थिति हुई और वैसी जो स्थितियां वहां पे उत्पन्न हुई, उसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि 30 और 35 साल के उम्र का एक शख्स दिख रहा है और उसको कृत्रिम सांस देने की कोशिश एक दूसरे शख्स के द्वारा किया जा रहा है। उसके चेस्ट को हथेली से पुश किया जा रहा है। एक तरह से यूं कहें कि छाती पर पंप मारा जा रहा है, जिसके वजह से उसको उसकी सांस को लौटाने की कोशिश की जा रही है। और वो सीन देख सकते हैं कि उस इंसान के पास, उस शख्स के पास, उस पीड़ित के पास उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसके और घर वाले भी हैं। सब लोग बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं और वो जो शख्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसके छाती को पंप मारकर उसकी सांस को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। कितना खौफनाक और दर्दनाक मंजर इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जहां पे कि लोग एक दूसरे को ढूंढते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को खोजते नजर आ रहे हैं। बहुत लोग अपने घर से प्रयागराज गए थे कुंभ स्नान करने। बहुतों ने यह सोचा था कि हम आस्था, विश्वास और भरोसे की डुबकी लगाकर वापस अपने गांव, अपने घर चले आएंगे अपने परिवार वालों के साथ। लेकिन दुर्भाग्य, बहुत सारे लोग गए तो थे यहां से ग्रुप में, लेकिन वहां पे जाने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ बिछड़ गए। सब एक दूसरे को खोजने लगे और अंततः जब कोई किसी को नहीं मिला, तब थक हार के 2-3 दिन वहां पे रहने के बाद, एक दूसरे को खोजने के बाद पूरी तरीके से जब वो विवश हो गया, उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब शायद कोई मिलने वाला नहीं है। जो भी लोग वहां पे बचा वो वापस ट्रेन पकड़कर लोग अपने घर आ गए। बहुतों ने तो इस बात का आस भी छोड़ दिया था कि वहां जो हमारे साथ लोग गए थे वो वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आस्था, विश्वास और भरोसे के इस महासंगम में इतना बड़ा खौफनाक घटना घट जाएगा। और वो भी खौफनाक घटना का मंजर जिसको देख के आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा। कई सारे वीडियो आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जिस प्रयागराज के महासंगम में 7500 करोड़ रुपए का सुरक्षा बजट बनाया गया था, लगभग 7 लेयर की सुरक्षा वहां पे बनाई गई थी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए थे। नो डाउट पूरी तरीके से प्रयागराज पुलिस अलर्ट मूड में थी।
चप्पे चप्पे पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। यहां तक कि पारा मिलिट्री के साथ साथ सेना के भी जवान वहां पे पहुंच चुके थे और मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन आखिर क्या चूक हुई, क्या बड़ा रीजन रहा जिस वजह से इतना बड़ा हादसा उस मेले में घट जाता है? मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी वहां पे घटना घटित हुई, इस घटना का आभास वहां के जो भी प्रशासनिक आला अधिकारी थे उनको इस बात की जानकारी पहले ही हो गई थी। वो पहले से ही जानते थे कि कहीं ना कहीं बड़ा हादसा इस मेले में घटने वाला है। अब सवाल यह भी उठता है कि जब प्रयागराज पुलिस के आला अधिकारियों को, जब प्रशासन के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि यहां पे एक बड़ा घटना घटने वाला है, तो फिर जानकारी होते हुए भी प्रयागराज की पुलिस अलर्ट क्यों नहीं हुई? और अगर उस समय अलर्ट हो जाती तो इतना बड़ा जो हादसा हुआ, यह हादसा नहीं हो पाता। अब संगम स्नान के पूर्व जो घटना वहां पे घटित हुई, रात के लगभग 2 बजे जो घटना वहां पे घटित हुई, उससे एक दिन पहले ही एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो भी पीपा पुल दिख रहा है, अगर मुख्य तौर पे माना जाए तो पीपा पुल का उपयोग संगम की ओर जाने के लिए लोग करते हैं। आमतौर पे 8 से 10 पीपा पुल वहां पे है और एक तरह से यूं कहें कि इस पीपा पुल होके ही लोग संगम की ओर जाते हैं और यही एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते को पकड़ के आप संगम की ओर जा सकते हैं। लेकिन यह पीपा पुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और उस पीपा पुल से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की एंट्री हो रही थी तो वो था वीआईपी एंट्री। जो भी वहां पे पब्लिक थी, जनता थी, जो भी श्रद्धालु वहां पे गए हुए थे, उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया था। उनके लिए वो क्षेत्र पूरी तरीके से वर्जित था। उनका अलाउड नहीं था कि वो पीपा पुल से संगम की ओर जाएंगे। जो रास्ता था वो वन वे था, एग्जिट और एंट्रेंस दोनों रास्ता एक ही था, एक ही रास्ता था जिससे कि आप जा सकते हैं और उसी रास्ते से आ सकते हैं। बाकी का सारा रास्ता वहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रोक रखा था, पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा था। तो आप सोच लीजिए कि वहां पे लाखों करोड़ों लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद, हालांकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ एग्जिट और एंट्रेंस सिर्फ एक ही रास्ता हो जिससे सारे श्रद्धालु वहां पे आएंगे और उसी रास्ते से होके जाएंगे। जो भी अल्टरनेटिव रास्ता था वो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा के बंद किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इतनी तादाद में जब लोग वहां पे उमड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भगदड़ की तो स्थितियां उत्पन्न होगी और यह स्थिति 2 दिन पहले से ही उत्पन्न हो रही थी। पुलिस वाले इस चीज को बखूबी समझ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रयागराज पुलिस ने इन सारे चीजों को देखने के बाद भी एक्शन में नहीं आई और पुलिस ने अपना जो प्रोटोकॉल था उसमें संशोधन नहीं किया और ठीक वही उसी तरीके से वो आगे चलती रही। भीड़ अनियंत्रित हो गई। जब पूरी तरीके से भीड़ अनियंत्रित हो गई और भीड़ ने यह साफ साफ देखा, श्रद्धालु साफ साफ देखे कि जो पीपा पुल बना हुआ है उस पीपा पुल से एसडीएम की गाड़ी की एंट्री हो रही है, एसडीएम वीआईपी लोगों को वहां से पास करवा रहे हैं। वैसे स्थिति में जो श्रद्धालु थे, जो पढ़े लिखे श्रद्धालु थे, वो इस बात का विरोध किए कि कहीं ना कहीं आमतौर पर जो टैक्स का पैसा होता है उसी पैसे से यह सारा अरेंजमेंट हो रहा है और ये जो कुंभ का जो मेला लगा हुआ है इसमें श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, देश विदेश से श्रद्धालु यहां पे पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में वहां पे है और उसके बावजूद भी श्रद्धालु को रोक के पीपा पुल से सिर्फ और सिर्फ वीआईपी एंट्री हो रही है। लेकिन पुलिस साफ साफ कही कि ऊपर से ऑर्डर है, आला कमान का ऑर्डर है कि सिर्फ वन वे ही रहेगा, एक साइड से जाना है और एक ही साइड से आना है, क्योंकि भीड़ एक साथ एकत्रित होगा और जब एक साथ भीड़ एकत्रित होगा तो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होगी। साफ साफ वहां पर यह चीज क्लियर था। मतलब यह चीज जो स्थिति बन रही थी ये 2 दिन पहले से ही बन रही थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जब श्रद्धालु इस बात का विरोध किए तो पुलिस कर्मी साफ साफ वहां पे बोले कि ये ऊपर से ऑर्डर है। इस बात पे झड़प हुआ, मामूली झड़प भी हुआ। उस दिन भी थोड़ा थोड़ा भगदड़ होते होते बचा था क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, श्रद्धालु इतने तादाद में वहां पे पहुंच गए। कुछ लोग वहां पे रोड के किनारे ही जिसको जहां मौका मिला वो वहीं पे कोई भी बिस्तर डाल के वहां पे सो गया और एक तरह से यूं कहें कि पूरी तरीके से संगम से लेके पूरा रोड एरिया दोनों साइड जो भी एरिया था उस दोनों साइड में जो श्रद्धालु थे वहीं पे जाके महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग सो गए और वो इस बात का वेट कर रहे थे कि सुबह होगा और मौनी अमावस्या के प्रातः बेला में हम लोग संगम स्नान करेंगे और संगम स्नान करने के बाद वापस रिटर्न आ जाएंगे, अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। सब लोग ये सोच के वहां पे सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच ऐसा बताया जा रहा है कि जब लोगों की तादाद वहां पे बढ़ी तो पुलिस जो बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, सब ओर से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया था और पुलिस का साफ साफ कहना था कि आप इसी रास्ता का उपयोग करिए, वन वे का ही उपयोग कीजिए, इसी रास्ते से जाना है और इसी रास्ते से आना भी है। मतलब जो 27 को, 26 को, 28 को जो भी लोग स्नान किए हुए थे वो वहां से उसी रास्ते से लौट के जा भी रहे थे। तो एक तरह से यूं कहें कि बाहर जाना और अंदर आना दोनों एक ही रास्ते से हो रहा था। वहां पे भीड़ की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, परिस्थितियां इतनी ज्यादा वहां पे भयावह हो गई
पुलिस ने जो बैरिकेटिंग लगाया हुआ था, बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने सोचा कि बैरिकेटिंग लगा हुआ है, हम अल्टरनेटिव रास्ता का उपयोग कर लें। जब भीड़ का तादाद बढ़ गया तो जो कुछ युवा लोग थे उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास किया, बैरिकेटिंग को जंप करके उस साइड कूदने का प्रयास किया ताकि कूद के वो अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाए, और अंततः बैरिकेटिंग तोड़ने में वो लोग सक्सेस भी हो गए। और जब भगदड़ मची लगभग 2 बजे के आसपास, तो जो भी लोग आस में सोए हुए थे कि अब सुबह होगा और सुबह जाके हम शाही स्नान करेंगे और शाही स्नान करने के बाद लौट के जाएंगे, वो लोग निश्चिंत मुद्रा में आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। 2 बजे का समय था, क्योंकि जो भी लोग जगने वाले थे वो 5 बजे के बाद ही जगते। 2 बजे कोई जगने का समय नहीं होता है, सब लोग सोए हुए थे, सब लोग थके हारे वहां पे, जिनको जहां पे जगह मिला सब लोग सोए हुए थे। और वैसे स्थिति में जब भगदड़ वहां पे मचा ना, तो भगदड़ की स्थिति इतनी भयावह हुई, इतनी खौफनाक हुई कि उस भगदड़ की स्थिति में वो लोग, जो भी लोग सोए हुए थे, उनको कुचलते हुए आगे बढ़ गए। उनको इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि यहां पे लोग भी सोए हुए हैं, और उनको मौका भी नहीं मिल पाया, थोड़ा सा भी मौका नहीं मिल पाया उनको उठने का। जिसको जहां मौका मिलता वो भागने की कोशिश करता। बैरिकेटिंग तो पूरी तरीके से टूट ही चुका था, लेकिन फिर भी भीड़ का जनसैलाब इतना उमड़ चुका था ना, स्थिति बहुत ज्यादा एक तरह से यूं कहें कि कंट्रोल से बाहर हो गई। लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस इसको कंट्रोल करने में असक्षम दिखी। एक तरह से यूं कहें कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया, लोगों के कंठ सूखने लगे। पानी के लिए लोग पानी पानी वहां पे बोल रहे थे कि एक घूंट हमें पानी पिला दो। अब वैसे स्थिति में जो पानी गिर के पानी का मांग कर रहा है कि मुझे पानी चाहिए, थोड़ा सा मुझे पानी दे दो, गला सूख रहा है, कंठ सूख रहा है। अब आप सोचिए कि ठंड के दिनों में भी कंठ सूख रहा था लोगों का, स्थिति इतनी ज्यादा वहां पे खराब हो चुकी थी। वैसे परिस्थिति में पुलिस भी पूरी तरीके से सरेंडर हो गई। पुलिस के बस की बात ही नहीं रही कि करोड़ों लोगों को वो कंट्रोल कर पाए। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट और पुलिस की माने या फिर प्रशासन की माने तो उन लोगों ने साफ साफ कहा कि 30 से 35 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये 30-35 लोग की जो पुष्टि हुई थी, ये 29 तारीख के सुबह में हो गई थी इस बात की कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जो घायलों की संख्या थी, आधिकारिक तौर पे यह बात बताया जा रहा था कि 100 से 150 लोग घायल हुए थे, लेकिन यह आंकड़ा गलत है। ऐसा अनुमान है कि वहां पे मरने वालों की संख्या 100 से पार पहुंच सकती है। सब लोग तो वहां गए थे शाही स्नान करने ही, सब लोग गए थे अपने लोगों के साथ आस्था, विश्वास और भरोसे का डुबकी लगाने, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उनका अपना ही उनसे वहां पे उसी मेले में बिछड़ जाएगा। किसी ने यह सोचा नहीं था। इस तस्वीर के बारे में बता रहा हूं कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स उसी अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको सांस देने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे शख्स के द्वारा, और यह बताया जाता है, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कि उसके सांस देने के साथ ही कुछ देर के बाद वो पंप करता रहा उसके छाती को, और इसके बाद उसकी सांस वापस आ गई और वो जीवित हो गया। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया और वहां पे फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल में हो गया। सब लोग जितने भी परिचित थे उनके पास बैठे हुए थे, उनकी पत्नी थी, उनकी मां थी, उनके बच्चे थे, लोग सोच लिए थे कि अब हमारे पति, अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सब लोगों का जो कयास था, सब लोगों की जो आस थी, वो आस पूरी तरीके से निरस्त हो चुकी थी, खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी उस शख्स की महानता कहिए कि उस शख्स ने उसके चेस्ट को पंप किया और पूरी तरीके से कुछ देर के बाद वो कामयाब भी इस काम में हो गया कि उस शख्स के लिए गॉड गिफ्ट के ही तौर पे वो पर्सन आके खड़ा हो गया था। सब लोग उसके इस कार्यों की सराहना कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक ऐसा वाक्य नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको तस्वीर और वीडियो मिल जाएंगे जो आपको पूरी तरीके से विचलित करके रख देंगे। क्या हुआ आपको? कई तरह की बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन अब सवाल यह उठता है, जब वहां पे पीपा पुल था और पीपा पुल का उपयोग करके श्रद्धालु संगम की तट पे बड़े ही आसानी से जा सकते थे, तो फिर उस पीपा पुल को 2 दिन 3 दिन पहले ही बंद क्यों कर दिया गया? क्या वहां के प्रशासन को, वहां की सरकार को यह बात नहीं दिखा कि अगर हम पीपा पुल को बंद कर देंगे तो श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ जाएगी, और जब श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि वन वे ही होगा, जाना और आना सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही रास्ते से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब भीड़ का तादाद बढ़ेगा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो वैसे स्थिति में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होगी। यह साफ साफ आभास था, क्योंकि अगर आभास नहीं रहता तो जो वहां के डीआईजी थे साफ साफ अनाउंसमेंट कर रहे थे और वो बता रहे थे वहां पे कि जो सोयत है वो खोयत है, आप लोग अगर सोए हुए हैं तो अब आप लोग जग जाइए। तो सिर्फ अनाउंसमेंट करना ही क्या था, आप जो भी पर्सन वहां पे रोड पे सोए हुए थे उनके पास जाके आप उठा भी सकते थे, आप अपने कांस्टेबल को भेज के उठवा भी सकते थे, उनको बोल सकते थे कि ये सोने का जगह नहीं है। पुलिस ने उन लोगों को उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या पुलिस को इस बात का पता नहीं था कि अगर भगदड़ होगी तो जितने भी लोग सोए हुए हैं सब कुचल दिए जाएंगे? क्या पुलिस के प्रोटोकॉल में यह नहीं आता है कि रास्ते को पूरी तरीके से क्लियर रखें
रास्ते के साइड में कोई भी अनावश्यक रूप से इंसान पड़ा नहीं हो। जब वो इंसान सो रहा है और जब भगदड़ मचेगी तो इंसान को उठने का टाइम कहां मिलेगा? जब तक वो इंसान कुछ सोच पाएगा तब तक वो पूरी तरीके से कुचल दिया जाएगा भीड़ के द्वारा। क्या पुलिस को यह बात नहीं दिखी? जब अल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया था तो उस अल्टरनेटिव रास्ता का यूज क्यों नहीं किया गया? तो जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग आप इतने बड़े आयोजन में कर रहे हैं और जनता को ही आप रोक रहे हैं, श्रद्धालु को ही आप रोक रहे हैं कि उस पीपा पुल का उपयोग मत करिए। उस पीपा पुल से सिर्फ और सिर्फ वीआईपी की एंट्री हो सकती है, श्रद्धालुओं की एंट्री क्यों बंद हुई? सवाल यह भी है। सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है, नो डाउट, सब कुछ हुआ, नो डाउट। और अब इस चूक से ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में इससे पहले घटना नहीं घटी, इससे पहले लोग वहां पे नहीं मरे, इससे बड़ी भी घटना वहां पे घटी है, लेकिन हम उस घटना का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो घटना घटी है, हमें जरूरत है इस घटना से सीख लेने की। और 25 लाख अगर आप किसी परिजन को दे देंगे तो 25 लाख से उनके जो परिवार ने अपने एक सदस्य को खोया है, उनके सदस्य की वापसी उस 25 लाख रुपए से नहीं हो जाएगी। वो इंसान लौट के वापस नहीं आएगा। यूपी सरकार को और प्रयागराज पुलिस को आत्मचिंतन और घोर मंथन करने की जरूरत है। अभी आने वाले समय में बसंत पंचमी में भी लोगों का भीड़ होगा, जनसैलाब उमड़ेगा। तो इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। और एक बड़ी बात, उसके तुरंत बाद जैसे ही यह घटना घटी प्रयागराज के झूसी में, सेम वैसा ही घटना घटा। तो जब उतनी बड़ी वहां पे घटना घटी, उसके बाद भी फिर वैसी घटना वहां पे क्यों हो रही है? और सरकार जो भी आंकड़ा है, मृतकों की आंकड़े को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है? यह मानने वाली बात ही नहीं है कि जहां पे करोड़ों लोग पहुंचे हुए हैं और इतना भगदड़ वहां पे उठा और उस भगदड़ में सिर्फ और सिर्फ 30 और 40 या 50 लोगों की ही मृत्यु हुई। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। तो जो भी चीजें हुई है, इस चीज से सीख लेने की जरूरत है और जो भी आंकड़ा है उस आंकड़े को प्रस्तुत करने की जरूरत है, पब्लिक डोमेन में डालने की जरूरत है, ताकि पब्लिक इस चीज को समझ पाए कि उसने अपनों को खोया है। एक बहुत ही भयावह स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई थी, जिस स्थिति से पूरा देश आज भी त्रस्त है। ना में आखिर जो सबसे मुख्य बातें थी, क्या रीजन रहा, किस वजह से यह हादसा हुआ, उस पर मैं अपना प्रकाश डालूं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।